हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है। अगर आप लोग ये बुक लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें ऐसे प्रश्न शामिल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किसकी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रक राजवंश की राजधानी थी वल्लभी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैत्रक। मैत्रक राजवंश की बात करें, इसकी स्थापना किसने किया था? ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना भाटार्क ने की थी। किसने किया था? तो भाटार्क ने इसकी स्थापना की थी मैत्रक राजवंश की। और इसकी राजधानी क्या थी? तो वल्लभी इसकी राजधानी थी। ठीक है। चालुक्य की बात करें तो चालुक्य की राजधानी क्या थी? एहोल। चालुक्य की राजधानी क्या थी? एहोल, और बाद में बादामी बनी थी। ये दोनों ध्यान रखिएगा। चालुक्य राजवंश की राजधानी पहले एहोल थी और बाद में बादामी बनी थी। ठीक है। पल्लव राजवंश की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी। वाकाटक वंश की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन वाकाटक वंश की राजधानी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक। नेक्स्ट है, गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें से मोखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें से मोखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? मोखरियों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्नौज। और मोखरियों की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है। मोखरी कौन थे? तो गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, मोखरी गुप्तों के क्या थे? सामंत थे। और इनकी राजधानी क्या थी? तो कन्नौज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो अभी मैंने ऊपर बताया था, तो कांचीपुरम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांचीपुरम। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। मैसूर, मैसूर किसकी राजधानी थी? ये भी ध्यान रखिएगा। तो वैडियार वंश की राजधानी थी मैसूर। ठीक है, वैडियार वंश की राजधानी क्या थी? मैसूर। मदुरई किसकी राजधानी थी? इंपॉर्टेंट है, तो ये पांड राज्य की राजधानी थी। पांड राज्य की राजधानी थी मदुरई। ठीक। तंजौर या तंजावुर किसकी राजधानी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चोल वंश की राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर। ये सारे इंपॉर्टेंट है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर। कांचीपुरम किसकी? पल्लव की। मदुरई किसकी? पांड की। और मैसूर किसकी? तो वैडियार वंश की राजधानी थी। ये सारे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। कह रहा है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए, समानता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समानता। वेद की बात करते हैं, कितने वेद हैं? तो 4 वेद। कौन कौन से? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। उसके बाद आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद। और कौन सा है? अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं और सबसे पुराना वेद इसमें कौन सा? आपका ऋग्वेद है। ठीक है। नेक्स्ट, किस प्राचीन ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? आयुर्वेद का विज्ञान किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरक संहिता। चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान
कहा जाता है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चरक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इसे आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक जो पुस्तक थी ये किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख किया गया है किसमें? विनय पिटक में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, त्रिपिटक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का क्या है? आपका ग्रंथ है। कौन कौन से पिटक हैं? तो पहला आपका विनय पिटक। कौन सा? विनय पिटक। और इसमें क्या है? तो बौद्ध धर्म के नियम है विनय पिटक में। उसके बाद दूसरा आपका सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या है? तो इसमें जो है बुद्ध के उपदेश हैं, महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं किसमें? सुत्त पिटक में। और तीसरा आपका है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, इसमें दर्शन का उल्लेख किया गया है। ध्यान सुनिएगा, त्रिपिटक है। कौन कौन से? विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का उल्लेख किया गया है, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, और अभिधम्म पिटक में इसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत या दर्शन दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? एलोरा जो है पूछ रहा किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में, सभी को पता होगा ये। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में है एलोरा। आपने एलोरा की गुफाओं का नाम सुना होगा। एलोरा की गुफाओं, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। और एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, ये अक्सर पूछा जाता है। जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश में किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने जो एलोरा में कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मृच्छकटिका, मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी? मृच्छकटिका ये किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है। तो ये शूद्रक की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिका। नेक्स्ट, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। व्यास जो है किस, व्यास का प्राचीन नाम, व्यास नदी का प्राचीन नाम पूछ रहा है, क्या है? तो बिपाशा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिपाशा व्यास नदी का पुराना नाम है। अगर हम बात करें वितिस्ता, वितिस्ता जो है किसका नाम था? तो ये झेलम, झेलम नदी का नाम क्या था? वितिस्ता। और पुरुषड़ी ये रावी नदी का नाम था। ठीक है, रावी नदी का पुराना नाम पुरुषड़ी। और अस्कनी किसका नाम था? तो ये चिनाब नदी का, चिनाब नदी का नाम था क्या? अस्कनी। ठीक, नेक्स्ट, विलियम एजे आर्कबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आर्कबोल्ड, एजे आर्कबोल्ड के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है, बाकी आपका तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन भारत के निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में पूछ रहा है कि तक्षशिला जो है किसकी राजधानी थी? तो गंधार की राजधानी थी। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ठीक है, गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला जो है गंधार की राजधानी थी। कुरु की राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है ये कुरु की राजधानी थी। काशी की राजधानी, तो काशी की वाराणसी थी, काशी की वाराणसी। और अवंती की राजधानी क्या थी? तो ये उज्जैन। ये सब 16 महाजनपद के नाम हैं। ठीक है, अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की दांडी मार्च से प्रेरित होकर सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में कहां से कहां तक नमक मार्च का नेतृत्व किया? इंपॉर्टेंट है। करा महात्मा गांधी की दांडी मार्च से प्रेरित होकर सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में
कहाँ से कहाँ तक नमक मार्च का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजौर तट पर तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंजौर तट पर तिरुचिरापल्ली से कहाँ तक? तो वेदारण्यम तक। ये ध्यान रखिएगा, तंजौर से कहाँ तक? वेदारण्यम तक। बात करें दांडी मार्च की, महात्मा गांधी की दांडी मार्च की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 अप्रैल। इसकी बात करते हैं सी राजगोपालाचारी के दांडी मार्च की, तो कब से कब तक? तो 13 अप्रैल 1930 से 28 अप्रैल 13 अप्रैल 1930 से 28 अप्रैल 1930 तक इन्होंने ये यात्रा की थी। कहाँ से? तो तंजौर तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। और हम बात करते हैं महात्मा गांधी के दांडी मार्च की, तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ ने किसमें भाग लेते हुए अपने प्राण की आहुति दी? इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ ने किसमें भाग लेते हुए अपने प्राण की आहुति दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसी में कनकलता बरुआ ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जब शहीद हुई थी तो मात्र जो है 17 साल की थी। ठीक है, बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो ये 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। ठीक, असहयोग आंदोलन ये 1920 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 1930 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन यह पद अस्थायी रूप से समाप्ति से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी सी राजगोपालाचारी भारत के क्या थे? अंतिम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो पहला ध्यान रखिए, बंगाल का पहला, पहले बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, बंगाल का पहला गवर्नर की बात हो रही है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लायू था। कौन था? लॉर्ड क्लायू बंगाल का पहला गवर्नर था। अच्छा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात करें अगर हम लोग, गवर्नर जनरल, ये बंगाल की बात हो रही है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का क्या था? पहला गवर्नर जनरल था। अच्छा, भारत का अगर पूछा जाए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अच्छा, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। अच्छा, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए अगर, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और प्रथम भारतीय गवर्नर और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर बंगाल का गवर्नर पूछा जाए तो लॉर्ड क्लायू, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग, भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाए पहला तो बेंटिक था, और पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। और ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ब्रिटिश भारत में पहली कॉटन मिल की स्थापना किसने की जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ किया गया? ब्रिटिश भारत में पहली कॉटन मिल की स्थापना किसने की जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C.N. डॉवर ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। C.N. डॉवर ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था? तो 1854 में इसकी स्थापना की थी और इसमें उत्पादन कार्य 1856 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? चरक संहिता अभी मैंने बताया था किसने लिखा,
तो चरक ने, और ये कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें 8 खंड हैं और 120 अध्याय हैं। 8 खंड और 120 अध्याय हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? कह रहा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो पूर्वी में कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। देखिए हड़प्पा की बात करते हैं सीमाओं की इनकी, तो उत्तर में ध्यान रखिएगा मांडा। मांडा कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मांडा। पूरब में क्या? तो आलमगीरपुर। ठीक है, पूरब में। पश्चिम की बात करें तो सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर ये आपका पश्चिमी सीमा। और दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। सुतकांगेडोर कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में। ये जो है हड़प्पा संस्कृति की सीमाएं हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें पूरब पूछा था, तो पूरब में आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? मेरठ में, यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था? वैदिक कालीन प्रशासन में जो भाग 2 था, ये कौन सा अधिकारी था? तो ये राजस्व का अधिकारी था। राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि बढ़ई को क्या कहा जाता है वैदिक काल में? तो तक्षण कहा जाता था। ठीक है, तक्षण किसे? तो बढ़ई को कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जीवगृह किसे कहा जाता था? तो पुलिस को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ। सती प्रथा का पूछ रहा है प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एरण। और ये किसका अभिलेख? तो ये भानुगुप्त का है। ये ठीक है, कहा जाता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? आप सभी को पता होगा, तो 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे खत्म किया था 1829 में। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? किस सिंधु घाटी सभ्यता की किस पुरास्थल से जो है नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे? कहाँ से? तो ये मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाव के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल और मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये कहाँ पे है वर्तमान में? तो ये पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे बसा था ये। और हम बात करते हैं लोथल, तो लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। और ये कहाँ पे है? तो वर्तमान में गुजरात में है। और लोथल से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो बंदरगाह के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। पिछली क्लास में मैंने बताया था अघन्य या अघन्य किसके लिए? तो गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाय के लिए प्रयोग किया जाता था अघन्य या अघन्य। ठीक है, बता चुका हूं इसके बारे में। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है सर्वप्रथम? तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है गायत्री मंत्र का। अगर पूछा किस मंडल में? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अच्छा, 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो सोम देवता का उल्लेख किया गया है। मैंने बताया था कितने मंडल हैं इसमें? 10 मंडल हैं। ठीक, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? जो चीनी लेखक थे भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत को यिन तू नाम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यिन तू। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो अंतिम व्यक्ति थे सुबुद्ध।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबद्ध। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी से प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो ध्यान रखिएगा कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में अगर पूछा किसको दिया था तो सुबद्ध को दिया था, ठीक है, कुशीनगर में। अच्छा, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था ये भी ध्यान रखिएगा, तो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। कहाँ पे, सारनाथ में। और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया, कुशीनगर में। किसे दिया, तो सुबद्ध को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशाचरित संकेतक है किसके, तो पुराणों के। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा पुराण। कितने पुराण है, तो 18 पुराण है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। करा अशोक का समकालीन जो तुरमय था ये कहाँ का राजा था, तो ये मिस्र का राजा था। ऑप्शन ए। तुरमय कहाँ का, तो मिस्र का। और किसके समकालीन था, तो ये अशोक के समकालीन था। नेक्स्ट, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी, ये किसकी उपाधि थी, तो समुद्रगुप्त की उपाधि थी। गुप्त वंश का शासक था ये समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथिव्या का मतलब है पृथ्वी का पहला नायक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महोदया किसका पुराना नाम है। करा महोदया किसका पुराना नाम है, तो ये कन्नौज का पुराना नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज ऑप्शन सी। इसे जो है कान्य कुब्ज भी कहा जाता है, ठीक है। कन्नौज को कान्य कुब्ज भी कहा जाता है और इसका पुराना नाम महोदया। नेक्स्ट, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो उत्तरी भाग पर कौन, तो राजराज प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने उत्तरी भाग पर श्रीलंका के राज किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। करा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। करा जो है किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलसर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।